हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग कुबला खान जो कि एस टी कॉलरिज की काफ़ी फेमस पोएम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। कुबला खान इज़ वन ऑफ दोज थ्री पोएम्स। कुबला खान जो है वह उन थ्री पोएम में से एक है विच हैव kept the name of Coleridge in the forefront of the greatest English poet। जो कि है ना, कॉलरिज का नाम रखता है फोरफ्रंट, यानी सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश पोइट्स के रूप में, मतलब पहचान दिलाता है कॉलरिज को। कुबला खान एक ऐसी पोएम है जो कॉलरिज को वन ऑफ द मतलब महान पोएट के रूप में पहचान दिलाता है कॉलरिज को। और तीन पोएम में से एक है द अदर टू, और जो और दो हैं जो मतलब कॉलरिज को पहचान दिलाती है एज ए इंग्लिश पोएट, वो हैं द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर एंड द क्रिस्टबल। ये तीनों काफ़ी फेमस वर्क है एस टी कॉलरिज का। अब आगे है प्रेजेंट पोएम कुबला खान इज हाईली इमेजिनेटिव। ये जो हम लोग का प्रेजेंट पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव है। इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा कल्पना किया गया है। पोएम हाईली इमेजिनेटिव पोएम इन विच, जिसमें कि आफ्टर इच स्टांजा द लेवल ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी गोज डिपर। जिसमें कि हर स्टांजा के बाद, मेनली ये तीन स्टांजा की पोएम है, तो बट हर स्टांजा के बाद इसमें इमेजिनेशन का लेवल और क्रिएटिविटी यानी इट मीन्स रचनात्मकता की लेवल जो है वो और ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। इट इज़ गिवन द सब टाइटल्स, और इसका एक सब टाइटल्स यानी उपशीर्षक भी है जो कि है ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। ठीक है, ए विजन इन ए ड्रीम लिख के यहाँ पे दो डॉट है, फिर ए फ्रेगमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा है, इसका सब टाइटल है कुबला खान का। अब ओरिजिन ऑफ द पोएम है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा आपको क्या लिखना है ना, अबाउट ऑथर लिखना है। बेस्ट रहेगा अगर इंट्रोडक्शन के बाद, पोएम के इंट्रोडक्शन के बाद आप अबाउट ऑथर लिखते हो। ठीक है, हम ऐसे पहले ओरिजिन ऑफ द पोएम लिखे हैं, बट आपको पहले अबाउट ऑथर लिखना है। तो हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द पोएम की पोएम की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से पोएम मतलब कॉलरिज को इंस्पिरेशन मिला कि ये पोएम लिखा जाए। सैमुअल टेलर कॉलरिज रोड दिस पोएम इन 1797। इस पोएम को लिखे सैमुअल टेलर कॉलरिज 1797 में, वाइल स्टेइंग एट ए फार्म हाउस, जब वो एक फार्म हाउस में थे, इन ए टाउन कॉल्ड पॉलडॉग, पॉलडॉग नाम के एक शहर में। ही वॉज इन पुअर हेल्थ, वह एक पुअर हेल्थ में थे। इट मीन्स उनका हेल्थ काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था, बीमार। ही हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड अफीम, और वो बहुत ज़्यादा अफीम ले रखे थे। इट मीन्स नशा कर रखे थे। आफ्टर टेकिंग अफीम, और अफीम लेने के बाद, नशा करने के बाद, ही वॉज रीडिंग ए ट्रैवल बुक इन टाइटल, और एक ट्रैवल बुक पढ़ रहे थे। एक मतलब ट्रैवल बुक जो होता है ना वो पढ़ रहे थे इन टाइटल, जिसका कि टाइटल है परचेज हिट पिलग्रिमेज। ये बुक पढ़ने के बाद नॉवेल मतलब ये पोएम लिख रखे हैं। देन ही फेल इनटू डीप स्लीप, और ये मतलब अफीम ले रखे थे, उसके बाद बुक पढ़ रहे हैं, और फिर बुक पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी गहरी नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं। अपॉन वेकिंग, जगने पे, कॉलरिज सेड दैट, कॉलरिज कहते हैं कि ही रिमेंबर्ड द इंटायरली ऑफ हिज ड्रीम, कि उनको अपना पूरा ड्रीम मतलब सोने के टाइम सोते वक्त जो वो ड्रीम देखे ना वो पूरा उनको अच्छे से याद है। एंड बिगेन टू राइट इट डाउन, और उसको लिखना शुरू कर दिया एग्जैक्टली एज ही हैड ड्रीम इट, मतलब जैसा सपना देखे थे सेम वैसा लिखना शुरू कर दिए पोएट। इन द मिड्स ऑफ हिज राइटिंग, हाइवर मतलब अब राइटिंग के बीच में, मतलब आधा पोएम लिख चुके हैं उसी बीच में, हाइवर ही वॉज इंटरप्टेड बाय ए पर्सन फ्रॉम पॉलॉक। तो पॉलॉक का एक आदमी आता है जो उनको इंटरप्टेड, इट मीन्स बाधित कर देता है, या फिर उनका एक होता है ध्यान हटा देना, कि पोएम लिख रहे हैं बीच में कोई आदमी आ गया, मतलब वो दिखाया जाता है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आता है कोई आदमी, तो वो आदमी आता है, तो इस वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं पोएट। ठीक है, ड्रीम लिखते लिखते। द मैन्स इंटरप्शन, और इस मैन जो डिस्टर्ब किया मतलब कॉलरिज को, लेट कॉलरिज टू फॉरगेट दैट 200 to 300 लाइन्स ही हैड कंपोज्ड इन हिज ड्रीम। तो इस वजह से क्या हो गया, उस मैन के डिस्टर्ब करने की वजह से, रोकने की वजह से, बाधित करने की वजह से कॉलरिज क्या हुआ ना, 200 से लेके 300 लाइन भूल गए इस पोएम का, जो कि मतलब वो ड्रीम में देखे हुए थे। आगे है कॉलरिज वॉज नेवर एबल टू फिनिश द पोएम। कॉलरिज इस पोएम को फिनिश करने में अब आगे कभी कैपेबल नहीं हो पाए, मतलब वो पोएम अधूरी ही रह गई, क्योंकि वो आगे का तो अपना सपना ही भूल चुके थे। ही लेफ्ट इन अनपब्लिश्ड एंड केप्ट इट फॉर ए प्राइवेट रीडिंग। इस बुक को, इस पोएम को आधा लिखने के बाद वो अनपब्लिश छोड़ देते हैं, मतलब पब्लिश नहीं करवाते हैं, और इसको प्राइवेट रीडिंग के लिए रख देते हैं कि हाँ कभी हम पढ़ेंगे, फॉर हिज फ्रेंड और अपने फ्रेंड्स के लिए। अंटिल 1816 तक, व्हेन जब एट द प्रॉम्प्शन ऑफ लॉर्ड बैरन इट वॉज पब्लिश। लॉर्ड बैरन के कहने पे
क्या हुआ 1816 में इसको पब्लिश करवाए, कौन, एस.टी. कॉलरिज दोबारा, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज के अकॉर्डिंग ये अधूरी पोएम थी, बट जब लॉर्ड बैरन जो है एस.टी. कॉलरिज के फ्रेंड इस बुक को पढ़े वो काफ़ी अच्छी लगी, तो 1860 में वो सजेस्ट किए कि बुक को पब्लिश करवा दो, तो लॉर्ड बैरन के बोलने पे ये एस.टी. कॉलरिज बुक को पब्लिश करवाएं। कब पब्लिश करवाया गया, 1860 में पब्लिश करवाया गया। अब आगे अबाउट पोइट, जो कि हम बोले आपको इंट्रोडक्शन के बाद अबाउट पोइट ही लिखना है। एस.टी. कॉलरिज द पोएट ऑफ कुबला खान, एस.टी. कॉलरिज जो है पोएट ऑफ कुबला खान इज द पायोनियर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री के पायोनियर, इट मीन्स अगुआ के रूप में जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों रोमांटिक पोइट्री के पायोनियर के रूप में जाने जाते हैं। ही इज द फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन एंड सेंस ऑफ फीलिंग, उनका ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का मतलब काफ़ी अच्छा उनके पास पावर रहता है, एंड सेंस ऑफ फीलिंग्स, और किसी चीज़ का फील लेने का वो बहुत अच्छा उनके पास पावर रहता है। ही नॉट ओनली ऑब्जर्व नेचर, वो सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं करते थे बट ऑल्सो फील्स इट, बल्कि नेचर को फील करते थे। ही लव्स लैंडस्केप, वो लैंडस्केप इट मीन्स जो होता है मतलब भूमि पर का या फिर हम लोग बोले आसपास का जो भी सुंदर दृश्य हो, प्राकृतिक दृश्य, उसको उनको काफ़ी पसंद था वो सीनरीज। फिर से यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य की ही बात हो रही है। कंट्री साइड इमेजेस, कंट्री साइड इमेजेस इट मीन्स जो गाँव वाला जो पिक्चर होता है, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड प्लांट्स, ये सब बहुत पसंद करते थे कॉलरिज। He finds beauty in them, उनमें क्या पाते थे, ब्यूटी, सुंदरता पाते थे, एंड मेंशन इट इन हिज पोइट्री, और अपनी पोइट्री में उसको मेंशन करते थे, उसके बारे में लिखते थे। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क में इंक्लूड है, शामिल है द राइम ऑफ एंशिएंट माइनर, कुबला खान, क्रिस्टबल, डिजेक्शन एंड ऑड, एंड ऑल्सो लिरिकल बैलेड्स, और लिरिकल बैलेड्स भी है उनके वर्क में शामिल, विच ही पब्लिश्ड अलॉन्ग विथ वर्ड्सवर्थ, जो कि वर्ड्सवर्थ के साथ वो पब्लिश करवाए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज मिलकर लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करवाए 1798 में, जहाँ से माना जाता है कि रोमांटिक पोइट्री की, रोमांटिक एज की शुरुआत हुई 1798 से, तो ये लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन से ही। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। द पोएट कॉल दिस पोएम, पोएट जो है इस पोएम को कहते हैं फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट क्या होता है ना, एक टुकड़ा या फिर अधूरा, ऐसा कुछ कहते हैं। बिकॉज क्योंकि ही कांट स्केच हिज कंप्लीट ड्रीम, क्योंकि पोएट को तो पता है कि वो अपना पूरा ड्रीम नहीं लिख पाए, तो उसको एक खंड, टुकड़ा या फिर अधूरा पोएम मतलब कॉलरिज कहते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स होते हैं जो दूसरे के वर्क को जज करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर क्रिटिक्स जो है, आलोचक जो है, डू नॉट थिंक दैट, ऐसा नहीं सोचते हैं द पोएम इज फ्रेगमेंट, ये नहीं सोचते कि ये पोएम अधूरा है या फिर एक खंड है, एक टुकड़ा है, पूरा नहीं किया गया। जॉर्ज सेंट्सब्यूरी सेड, जॉर्ज सेंट्सब्यूरी कहते हैं इट इज़ कंप्लीट, पोएम के बारे में कहते हैं वो, कुबला खान के बारे में, यह कंप्लीट है, इट इज़ प्योर पोइट्री या प्योर पोइट्री, एंड इट इज़ परफेक्ट, और ये पूरी तरह से परफेक्ट है। ठीक है, कौन कहते हैं, जॉर्ज सेंट्सब्यूरी कहते हैं। अब यहाँ तक हो गया, हम लोग क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन, अबाउट ऑथर और ओरिजिन ऑफ पोएम। अब आगे आपको नोट्स छोटा करना है ना, तो ये वाला जो है ना, फॉर्म ऑफ द पोएम या फिर थीम्स, टाइटल, ये हटा सकते हो, ये तीनों हटा सकते हो, डायरेक्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अगर आपको नोट्स छोटा करना है तब, और कम से कम 14-15 मार्क्स का आता है, तो आप कम से कम इस नोट्स को मतलब एग्जाम में मिनिमम 5 पेज में तो आंसर दोगे ही, अगर 14 to 15 मार्क्स का आपको आता है तो। अगर उससे कम आता है तो आप आंसर छोटा कर लेना। और हम काफ़ी मतलब गैप दे के भी लिखते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए, क्लियर रहे। तो आप देख लेना 4 to 5 पेज, 5 पेज का कंफर्म बनाना अगर आपके एग्जाम में 14 to 15 मार्क्स का ये आंसर क्वेश्चन आता है तो। अब है फॉर्म ऑफ द पोएम, पोएम का फॉर्म पढ़ेंगे, प्रकार कैसा होता है। द पोएम कुबला खान डज नॉट कन्फर्म टू स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री का कोई स्ट्रिक्ट फॉर्म फॉलो नहीं करता पोएम जो है, सच है जैसे कि ये बैलेड, सोनेट या ऑड, ये किसी तरीके से मतलब ना ही बैलेड है, ना ही सोनेट है, ना ही ऑड है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टांजा, इसमें 3 स्टांजा, इन 3 स्टांजा से ये बना हुआ है। वेयर इन द फर्स्ट स्टांजा इज 11 लाइन, जिसमें कि पहले स्टांजा में 11 लाइन्स है। द सेकेंड स्टांजा इज 25 लाइन्स, सेकेंड स्टांजा में 25 लाइन्स, एंड द थर्ड स्टांजा और तीसरे स्टांजा में जो है is 18 lines long, वो 18 लाइन्स लंबी है। Since the poem is not constrained by a strict form, rhyme scheme और मीटर, पोएम में ना ही कोई स्ट्रिक्ट फॉर्म राइम स्कीम का यूज़ किया गया, ना ही मीटर का यूज़ किया गया है। इट ग्रांट्स द पोएट टोटल फ्रीडम, तो इस वजह से क्या होता है ना, पोएम में कोई मतलब राइम स्कीम, मीटर ये सब का यूज नहीं किया गया ना, तो ये पोएट को पूरी तरह से फ्रीडम देता है इन कन्वेइंग द मीनिंग एज दे डिजायर्ड, कि उस इस पोएम का मीनिंग वो वैसे डिस्क्राइब कैसे जैसे वो चाहते हैं, या और मतलब जो हम लोग रीडर है उनको भी मतलब ये चीज़ का यहाँ पे फ्रीडम मिलता है कि हम लोग अपने हिसाब से कोई भी पोएम हो उसका मीनिंग हम अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो ऑथर हो या कोई भी हो, वो हर पोएम का मीनिंग अलग अलग अपने तरीके से निकाल सकता है। बस एट द एंड मतलब एक मैसेज सेम मिलता है पोएम से, बट मीनिंग अलग अलग तरीके से निकलता है। अब आगे थीम्स की बात करें, पोएम का विषय क्या है।
द पोएम हैज मैनी थीम्स, पोएम का ढेर सारा विषय है, बट द मेजर थीम्स है, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण थीम है वो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, ड्रीम्स एंड रियलिटी स्वप्न और वास्तविकता, द इम्पैक्ट ऑफ नेचर और फिर नेचर का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव। ये तीन चार काफी इंपॉर्टेंट थीम है। अब टाइटल की बात करें, द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की जो टाइटल है, इज आफ्टर द नेम ऑफ कुबला खान, कुबला खान के नेम पे रखी गई है। द फेमस मंगोलियन एम्पायर, जो कि एक फेमस मंगोलियन एम्पायर राजा रहता है। ही वॉज ए ग्रेट कन्क्वेरर एंड रूलर, वो एक महान शासक और कन्क्वेरर इट मीन्स विजेता भी रहा था। अब आगे है पोएम एक्सप्लेनेशन, जो कि हम बताएं कि अगर आप नोट्स को छोटा कर सकना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से नोट्स को डायरेक्ट पोएम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ओरिजिन, इंट्रोडक्शन और अबाउट ऑथर के बाद। अब पोएम को देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में, द पोएट इज ए ड्रीम और इन इमेजिनेशन, पोएट या तो ड्रीम में है या तो इमेजिनेशन कर रहे हैं। सीज कुबला खान, कि वो देखते हैं कुबला खान को इन हिज कैपिटल सिटी, अपने कैपिटल सिटी जेनेडू में, ठीक है, कमांडिंग फ्रॉम हिज लग्जेरियस पैलेस डोम, जो कि अपने लग्जेरियस दायक जो पैलेस है, जो राजा का घर होता है, उसे कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है। द रिवर ऑफ आल्फ, आल्फ नाम का एक रिवर है, फ्लोज थ्रू द वास्ट चैम्बर्स, जो उनके चैम्बर से, उनके बड़े चैम्बर से होके बहती है, कवरिंग ए ह्यूज डिस्टेंस, और एक बड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हुए, मिक्सेज इनटू द सी, समुद्र में जाके मिल जाती है। वेयर देयर इज नो सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट ना हो। अब आगे है, देयर इज नो सच रिवर्स विद द नेम आल्फ इन द वर्ल्ड, और रियलिटी में क्या है, आल्फ नाम का कोई रिवर नहीं है इस वर्ल्ड में। द वर्ड आल्फ रिजेंबलिंग, यहाँ जो वर्ड आल्फ का यूज किया गया वो मिलता जुलता है द फर्स्ट लेटर ऑफ अरेबिक एलिफ से, अरेबिक का जो पहला लेटर है एलिफ से मिलता जुलता वर्ड है। प्रोबेबली सिंबलाइजेज द रिवर ऑफ नॉलेज, जिसका क्या अर्थ होता है कि नॉलेज का रिवर, ठीक है। यहाँ जो आल्फ नाम के रिवर की बात की गई है वह नॉलेज के रिवर की बात की गई है, और जो कि दिखाया गया है कि किसके, कुबला खान के चैम्बर से होके गुजर रहा है। फॉर विच द ह्यूमन्स आर थर्स्टी, मतलब नॉलेज के रिवर की बात हो रही है, जिसके लिए मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, मानव, वो क्या होता है, थर्स्टी होता है, प्यासा होता है, थर्स्टी है। द कैपिटल ऑफ कुबला खान, कुबला खान का जो कैपिटल है, इज अबाउट 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का है, विथ फर्टाइल लैंड, जहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड टावर्स, जो घिरा हुआ है वॉल्स और टावर्स से, प्रोटेक्टिंग इट, जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। देर आर ब्यूटीफुल गार्डन्स थ्रू विच, वहाँ मतलब वहाँ ब्यूटीफुल गार्डन है जिसके बीच से स्ट्रीमलेट फ्लो, एक नदी की धारा बहती है, एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रीमलेट, और इस स्ट्रीमलेट के साथ, नदी की धारा के साथ, देर आर ट्रीज एंड प्लांट्स हैविंग ए स्वीट फ्रेग्रेंस, मतलब ट्री और प्लांट भी हैं उस नदी की धारा के साथ, जिसका कि फ्रेग्रेंस काफी सुंदर है। फ्रेग्रेंस इट मीन्स काफी मनमोहक है, खुशबू। देर आर फॉरेस्ट, वहाँ फॉरेस्ट है, विच आर एज ओल्ड एज द हिल्स, जो कि उतने ही पुराने जितना पुराना कि पहाड़ है, एंड आर कवर्ड विथ ग्रीन प्लांट्स, और वो पूरे मतलब ग्रीन प्लांट से ढके हुए हैं। ओवर विथ सनलाइट इज फॉलिंग, जिसके ऊपर सनलाइट गिरती है, ठीक है, मतलब इतने एकदम घनघोर जंगल की बात की जा रही है जो कि हिल के पे है। इन द फर्स्ट स्टांजा में इट इज द क्रिएटिविटी ऑफ कुबला खान की क्रिएटिविटी को दिखाया गया है जेनेडू में, कि कैसा जेनेडू मतलब कैपिटल जो है कुबला खान को, उसको वहाँ को दिखाया गया कि कैसा वहाँ का लैंड है, सीन्स को दिखाया गया है। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन, ये पोएट का जो है फर्स्ट लेवल है इमेजिनेशन का, फर्स्ट स्टांजा में। अब हम लोग सेकेंड स्टांजा को देखते हैं, जो कि थोड़ी लंबी होगी। इन द सेकेंड स्टांजा, अब दूसरे स्टांजा में, क्रिएटिविटी मूव्स टू ए डीपर लेवल ऑफ इमेजिनेशन, अब क्रिएटिविटी जो है वो डीपर लेवल, उसका लेवल डीप होता जा रहा है इमेजिनेशन का। द पोएट डिस्क्राइब्स द डिवाइन क्रिएटिविटी, एक दिव्य क्रिएटिविटी, रचनात्मकता डिस्क्राइब करते हैं सेकेंड स्टांजा में। देयर इज ए स्लोपिंग हिल, एक स्लोपिंग हिल, एक ढलाव टाइप का जो हिल होता है ना, वो उसके बारे में डिस्क्राइब किए, विद ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट से पूरा भरा पड़ा है। अक्रॉस विच देयर इज ए कैज्म, जिसके बीच में क्या है ना, मतलब इसके जिसके एक क्रॉस क्या है, कैज्म यानी क्या हो जाता है ना, खाई हो जाता है, और ए डीप गैप, खाई बोले या फिर एक बड़ा सा गहरा सा गैप बोले, कवर्ड विथ मोजेस, जो कि कवर्ड है मोजेस से, इट मीन्स काई से कवर्ड है, काई होता है ना बारिश में जो लग जाता है तो उससे कवर्ड है। इट इज एज वाइल्ड, या मतलब एक वाइल्ड भी माना गया इसको, जंगली या थोड़ा अजीब भयावह खतरनाक, एंड होली, और पवित्र भी माना गया है, एज द लव ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन के लव की तरह, हु अंडर द डिक्रीजिंग मून, जो कि एक ढलते हुए मून के नीचे, इज क्राइंग फॉर हर सुपरनेचुरल लवर, एक सुपरनेचुरल अपने लवर, अलौकिक लवर के लिए रो रही है, ठीक है। उस चीज को क्या, एक औरत जो है ढलते मून के नीचे दिखाया गया है कि रो रही है अपने लवर के लिए, तो वो चीज क्या, वाइल्ड भी हो सकता है, भयावह भी हो सकता है उसका रोना, और एक
हॉली भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है, जो कि उसके लव को डिफाइन कर रहा है कि वो अपने लवर से इतनी ज्यादा टच्ड है। ठीक है, अब आगे इन दिस कैज्म और गैप, इस कैज्म यानी या फिर गैप खाई में देयर इज एन अनएंडिंग डिस्टर्बेंस, ढेर सारा डिस्टर्बेंस है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला अनएंडिंग डिस्टर्बेंस है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ इज ब्रीथिंग एंग्रीली एंड थ्रू द गैप, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ जो है वो गुस्से से ब्रीथ कर रही है, सांस ले रही है, एंड थ्रू द गैप, इस गैप के जरिए, इस गैप के जरिए वाटर इज कमिंग आउट, वाटर मतलब बहती है, विथ ग्रेट फोर्स, एक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, एंड फॉलिंग डाउन, और फिर नीचे गिर जाती है, विद द वाटर, वाटर के साथ ह्यूज स्टोन्स, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं पत्थर, आर थ्रोन आउट ऑन आइदर साइड, वो दूसरे साइड फेंका जाते हैं, मतलब वाटर के साथ जो पत्थर आए वो दूसरे साइड फेंकाते हैं, ऑफ द कैज्म, कैज्म के, इट मीन्स खाई के, विच कवर्स द गैप, जो कि गैप को कवर कर रहा है। ठीक है, अब आगे है एडमिट्स दिस स्टोन्स, इस स्टोन्स के बीच से, इन पत्थरों के बीच से, द हॉली रिवर, जो एक पवित्र नदी है, कम्स आउट, निकलती है, एंड फ्लोज, और बहती हुई, थ्रू द वुड्स, इट मीन्स जंगलों के द्वारा बहते हुए, एंड द वैली, घाटी के द्वारा बहते हुए, इन ए जिगजैग वे, एक जिगजैग वे ऐसे ऐसे करके होता है ना बहना, तो एक जिगजैग वे तरीके से बहती है, द रिवर रिचिंग द वास्ट चैम्बर, और रिवर जो है ना एक बड़ी से चैम्बर में पहुंचती है, अल्टीमेटली सिंक्स विथ नॉइज इनटू द साइलेंट सी, और अंत में पहुंच मतलब मिल जाती है एक, मतलब कहाँ पे, एक नॉइज, एक आवाज के साथ मिल जाती है एक साइलेंट सी में, एक शांत समुद्र में। अब आगे, वाइल हियरिंग द नॉइज ऑफ द रिवर फॉलिंग इनटू द साइलेंट सी, और जब हम लोग को ये आवाज, मतलब यहाँ पोएट बात करते हैं कि जब वो आवाज सुनाई देता है कि वो जो रिवर है गिरती है साइलेंट सी में, शांत समुद्र में, कुबला खान हियर्स द वॉइस ऑफ हिज डेड एंसेस्टर, तो इसमें कुबला खान को अपने मरे हुए एंसेस्टर्स जो है, पूर्वज हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है, हु प्रिडिक्ट एंड फॉरटेल द फ्यूचर वॉर, जो कि उनको बता रहे हैं फ्यूचर वॉर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, द शैडो ऑफ लग्जेरियस पैलेस, और जो वो लग्जेरियस पैलेस है, डोम, फ्लोट्स इन द एयर, वो क्या है, उसका शैडो क्या है, फ्लोट्स कर रहा है, तैर रहा है एयर में, वेयर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉइज ऑफ फाउंटेन, जहाँ पे मतलब एक मिक्सचर देखने को मिलता है, फाउंटेन इट मीन्स झरना का, नॉइज आवाज का, एंड साइलेंस ऑफ द केव इज हियर्ड, और केव की जो सन्नाटा है ना, केव का सन्नाटा और उस झरने के मतलब गिरने का आवाज, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और दोनों को फील किया जा सकता है, सुना जा सकता है। द पोइट कॉल्स इट, पोइट कहते हैं ए मिरेकल, इसको एक चमत्कार कहते हैं, और फिर रेयर डिवाइस विच, जो कि बिल्कुल मतलब रेयर है, प्राय ऐसा नहीं होता है, विच इज रियली ट्रू, लेकिन बिल्कुल सत्य है, बिकॉज ए सनी डोम, क्योंकि एक सनी डोम है, मतलब जिसपे धूप काफी ज्यादा है, एंड केव आइस, और जो आइस है, केव है, वो आइस का है, कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब आगे इन स्टांजा थर्ड, अब थर्ड स्टांजा की बात करते हैं। द क्रिएटिविटी मूव्स इनटू द थर्ड और डीपेस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो है थर्ड लेवल पे चली गई है, डीपेस्ट लेवल पे चली गई है। पोएट इन ए ड्रीम सीज ए डैमसेल, पोएट जो है अपने ड्रीम में एक डैमसेल को देखती है, डैमसेल यानी एक युवती, कुंवारी कन्या, जिसको कि भगवान का रूप माना जाता है, तो वो उसको देखते हैं पोएट, हु इज प्लेइंग द डल्सिमर, जो कि एक डल्सिमर बजा रही है, डल्सिमर इट मीन्स एक पियानो के टाइप का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सी इज फ्रॉम द ब्लैक रेस ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के ब्लैक मतलब जो हैं होते हैं वहाँ निवासी, उनसे बिलोंग करती हैं, प्रोबेबली फ्रॉम इथियोपिया, और प्रोबेबली मुख्यतः इथियोपिया से बिलोंग करती है। इज प्लेइंग डल्सिमो, वो क्या कर रही है, डल्सिमर वही पियानो बजा रही है, एंड सिंगिंग फॉर माउंट ओब्रा, और माउंट ओब्रा के लिए गा रही। माउंट ओब्रा मतलब पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन की, उसमें एक रिवर के रूप में यूज किया गया था, विच ज्वाइंस द रिवर नील, जो कि रिवर जो है नील उसको जाके आगे ज्वाइन करती है। द पोएट बाय सिंगिंग, पोएट आगे ये गाते हैं, कुड आई रिवाइव इन हर सिम्फोनी एंड साउंड्स, तो एक्सप्रेसेस द सुपरेटरी ऑफ द डैमसेल, तो इससे क्या करते हैं, इस लाइन के थ्रू वो महानता दिखाते हैं उस डैमसेल की, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए यूरोपियन, और यूरोपियन होने के नाते ही प्रेजेस एक नॉन यूरोपियन, मतलब पोएट जो है खुद यूरोपियन है लेकिन एक नॉन यूरोपियन की तारीफ कर रहे हैं, ही प्रेजेस ए नॉन यूरोपियन। ठीक है, द पोएट विशेज दैट, पोएट चाहते हैं, इफ ही कुड हैव द स्किल ऑफ सिम्फोनी, की पोएट के पास अगर ये सिम्फोनी वाली स्किल होगी, सिम्फोनी इट मीन्स वही जो हम बताएं डल्सिमर बजाने की, पियानो एक संगीत बनाने की, एंड म्यूजिक होगा ऑफ दैट डैमसेल, डैमसेल की तरह ही जो डैमसेल जो बजा रही थी, ही वुड हैव बिल्ड द डोम, तो पोएट क्या करते हैं, उस म्यूजिक से डोम बना लेते हैं, लाइक दैट प्लेजर डोम, उस आनंददायक डोम की तरह, ऑफ कुबला खान, कुबला खान के
आनंददायक डोम की तरह पोएट भी क्या करते हैं, ये मतलब पोएट के पास अगर म्यूजिक वाला पावर होता है तो वो पोएट बना लेते हैं वैसा ही डोम, कुबला खान की तरह ही। द एयर विथ केप्स ऑफ आइस, मतलब हवा में वही आइस का केप्स। तो यहाँ पे पोएट मतलब बता रहे हैं कि वो म्यूजिक के हेल्प से, वो जो डेस्मल थी युवती, उसके म्यूजिक के हेल्प से पोएट क्या करते, या उसके जैसा म्यूजिक पोएट को भी आता तो पोएट भी क्या कर लेते, एक इम्पॉसिबल काम जो है उसको बना लेते, आइस का केप्स बनाना ये बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे कुबला खान की तरह अपना महल बना लेते हैं। अब आगे है द ऑडियंस ऑन सीइंग हिम। अब ये आखिरी का 6-7 लाइन है, इसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि पोएट जो है खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर ऑडियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम नॉर्मली ऑडियंस मेंशन की, क्योंकि कविता का मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो भी होते हैं, चाहे टीचर हो कोई भी, वो अपने हिसाब से पोएम का मीनिंग निकालते हैं, और होता है एक पोएम का ढेर सारा मीनिंग, बट एंड में हम लोग को जो मैसेज मिलता है ना वो एक होता है सबका। द ऑडियंस ऑन सीइंग हिम, ऑडियंस मतलब उनको देखने के बाद, डूइंग सो वुड पे अटेंशन टू हिज एक्ट, तो उनके काम को बहुत ज़्यादा अटेंशन देती। मतलब अब जो एस.टी. कॉलरीज हैं, अगर वो कुबला खान की तरह डोम बना लेते तो क्या होता है कि ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देती। दे वुड देन वीव ए सर्कल थ्राइस अराउंड देन, और उसके बाद वो क्या करती कि अपने ऑडियंस जो है अपने चारों ओर एक 3 सर्कल बना लेती, वीव यानी बुन लेती। दैट इज दे वुड अप्रिशिएट हिज पोइट्री बाय रीडिंग इट 3 टाइम्स, और उनकी पोइट्री को अप्रिशिएट करती, इसको 3 टाइम्स रीड करके, इच टाइम गोइंग टू डीपर लेवल, और हर टाइम जब रीड करती तो वो अलग डीपर लेवल पे चल जाते हैं ऑडियंस। दे वुड देन विटनेस दैट, और उसके बाद वो लोग इस चीज़ के गवाह होते, दैट बाय क्रिएटिंग द इमेजनरी डोम, कि उस काल्पनिक डोम के बनने का गवाह होते हैं। एंड आइस केव्स, और जो आइस केव्स था, केव था आइस वाला, उसके गवाह होते हैं इन द एयर में। एंड बाय हैविंग द सिम्फनी, और उनके पास अगर सिम्फनी होता, सिम्फनी वही संगीत का जो एक कला है वो होता, संगीत होता उनके पास भी। एंड म्यूजिक ऑफ दैट डैमसेल, और उस डैमसेल जो थी उसका म्यूजिक होता। ही वुड ड्रिंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, तो वह क्या करते कि मतलब वो मतलब अगर होगा तो वो मतलब ये सब जो चीज़ देख पाएगा, जो इस चीज़ सब चीज़ का विटनेस होगा कवि के अकॉर्डिंग, गवाह होगा जो भी ऑडियंस, तो वो क्या करेगा उसके लिए मतलब मिल्क ऑफ पैराडाइज, मतलब जन्नत का दूध के बराबर, मतलब यहाँ पे फिर से पैराडाइज लॉस्ट से भी कभी कंपेरिजन किया जाता है जॉन मिल्टन के, या तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्वर्ग के जन्नत का दूध, ऐसे कुछ हो गया मीनिंग के से मुकाबला किया गया इस चीज़ का। देन ही वुड अचीव द बेस्ट प्लेजर, उसके बाद यही कि पोएट को मतलब जो भी ऑडियंस होगी उसको बेस्ट प्लेजर मिलेगा इस पोएम को पढ़ के, अगर पोएट मतलब ऐसा कुछ कर लेते हैं और उनका ऑडियंस इस सब चीज़ का गवाह रहता, पोएट के पास अगर सब कुछ होता तो। अब आगे है कंक्लूजन, निष्कर्ष। दस इस प्रकार नाउ वी कैन से दैट, कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इन द पोएम कुबला खान, की कुबला खान जो पोएम है उसमें कॉलरिज टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल लैंड, पोएट बात करते हैं कॉलरिज ब्यूटीफुल लैंड के बारे में, ऑफ जेनेडू, जेनेडू जो जगह है बताए थे कुबला खान की जो कैपिटल है उसके मतलब लैंड के बारे में बात करते हैं। थ्रू इट्स विद डिस्क्रिप्शन, अलग अलग तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन व्याख्या करते हैं। इट इज़ ए हाईली रोमांटिक पोएम, ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पोएम है। फोकसिंग ऑन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन पे फोकस करती है, मनुष्यों पे, एंड नेचुरल फोर्सेज, और प्राकृतिक दृश्य छटा पे ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से मतलब फोकस करती है। होल पोएम सीम्स ए यूटोपियन वर्ल्ड, ये जो पूरी पोएम है एक यूटोपियन वर्ल्ड की तरह दिखती है। यूटोपियन वर्ल्ड इट मीन्स क्या होता है ना, इमेजनरी वर्ल्ड, इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड, ठीक है। ए वर्ल्ड वेयर देयर नो वरीज, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे कोई चिंताएं ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ फॉर दोज पीपुल, वह वैसे लोगों के लिए, उनके लिए हु आर लवर्स ऑफ नेचर, जो कि नेचर के लवर हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएम का जो हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन देके खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।